सबसे छोटा मान, तो एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर -10, इसका मतलब 10 के पावर -15, इसका मतलब 10 के पावर -9, इसका 10 का पावर -6। तो सबसे कम कौन हुआ? फर्मी। समझ में आया? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। जिस पर पावर जितना कम, जितना माइनस में ज़्यादा हो तो वो कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, इससे दुनिया में कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। ये परमाणु का आकार भी कहलाता है फर्मी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। किसका? परमाणु के आकार में नाभिक के आकार का बात बोले हैं। पूरा परमाणु का नाभिक और परमाणु दोनों में फर्क है। इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित का मतलब होता है जिस पर आवेश नहीं हो। ठीक है, तो अल्फा कण जानते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, बीटा कण 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फोटॉन कण और फोटॉन क्या है ये समझो। फोटॉन और फोटॉन कण में फ़र्क ये है कि हम लोग जो भी अपने अगल बगल की वस्तुओं को जिसके सहारे देखते हैं, या गर्मी महसूस करते हैं, या फिर गाना सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। मोबाइल से अगर कोई सिग्नल दूसरे जगह पहुंचता भी है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग से पहुंचता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अभी तक मनुष्यों ने 7 गो खोजा है। टोटल विद्युत चुंबकीय तरंग में 7 है, जिसमें सबसे पहले हाई एनर्जी का जो है वो है, उसका नाम है गामा किरण। समझ में आया? और इसको याद रखने का एगो बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपसे हम बोलें कि इसको पूरा याद रखना है तो एक सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस से आपको बुझा जाएगा। उस सेंटेंस है आपका, एक लड़की है जिसका नाम है GX, है ना। यूजुअली, यू फॉर यूजुअली, लिव मतलब रहती है, इन म्यूजिक रूम, म्यूजिक रूम। देखो, GX यूजुअली लिव इन म्यूजिक रूम। समझ में आया? G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर अल्ट्रा वायलेट, L फॉर लाइट, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। टोटल 7 गो है। इसमें जी गामा हाई एनर्जी का हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात कि इसको जो हम बनाया गया है, ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हो, ये एनर्जी के हिसाब से है। जैसे जैसे इधर जाइएगा एनर्जी कम होते जाएगा। समझ में आया? तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है? माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को अवरक्त तरंग भी कह सकते हैं। अवरक्त तरंग, अवरक्त किरण। हाँ, अवरक्त मालूम है, पढ़ाए थे थोड़ा सा। सूर्य से आने वाली प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो क्या होता है? बहुत अच्छा, सुनो। सूरज से प्रकाश ही केवल नहीं आता है, सूर्य से प्रकाश के अलावा और भी चीज़ें आती हैं। और इसमें से कौन कौन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से आता है आपका अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरण 2 तरह का होता है, एगो हाई एनर्जी का, एगो लो एनर्जी का। हाई एनर्जी को आप बोल सकते हो HU मतलब हाई एनर्जी वाला, या UHF बोल सकते हो, अल्ट्रा हाई एनर्जी वाला। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF। तो ये जो आता है ये 2 तरह का होता है पराबैंगनी किरण, एक हाई एनर्जी का, एक लो एनर्जी का। लेकिन इसमें देखा जाए कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों तरफ, पहले पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो लगभग 12 से 18 किलोमीटर के रेंज में क्षोभ मंडल है वायुमंडल का। वायुमंडल लगभग 4-5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरा आता है मध्य मंडल, सॉरी दूसरा समताप मंडल, उसके बाद तीसरा आता है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और 5वां होता है बहिर्मंडल। समझ में आया? जिसमें से समताप मंडल में एगो लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर, ओजोन परत। समझ में आया? ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 कणों से, 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है। ओजोन लेयर क्या करता है कि हाई एनर्जी वाला जो पराबैंगनी किरण है सूरज से जो आता है उसको रोक लेता है, उसको पार नहीं होने देता। लेकिन जो कम एनर्जी का पराबैंगनी किरण है उसको जाने देता है। समझ में आया? यानी कि कम एनर्जी वाला पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर आती है, हाई एनर्जी वाला नहीं आता है। दोनों में अलग अलग खासियत है। जिस तरह से अगर आपके सब्जी में नमक थोड़ा सा डाल दिया जाए, अगर बिना नमक के बने सब्जी तो अच्छा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा, है ना।
और थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए, एकदम ऐसा नमक डाला जाए कि स्वाद इतना अच्छा हो जाए कि खाने में खूब मज़ा आए, ठीक है। तो उस नमक का उसके बाद क्या किया जाए कि कोई एक ऐसा मैंने कौन से दुश्मनी निकालना है, खाना बनाए, ठीक है, तो 1 किलो नमक उसी में डाल दो, फिर कहो कि लीजिए इतना सुंदर बना है ना, खा के एक बार टेस्ट कीजिए, तो कैसा लगेगा उसको? लाइक पॉइजन है, जहर जैसा हो जाएगा वो। यानी कि कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाएगा हमारे लिए, समझ में आया? और जितना ज़रूरी है उतना दे तो हमारे लिए जहर नहीं है। वैसे ही पराबैंगनी किरण है। पराबैंगनी किरण आवश्यकता से ज़्यादा एनर्जी वाला पृथ्वी पे आ गया और आपके शरीर पे पड़ गया तो आपको हो जाएगा त्वचा कैंसर, समझ में आया? और अगर कम एनर्जी का आ रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ भी है। हाँ, लाभ है। क्या लाभ है जानते हो? नहीं जानते हो? विटामिन डी का नाम सुना होगा सब। तो जब धूप में खड़ा होते हैं तब जो विटामिन डी ले ले कहते नहीं है, तब विटामिन डी किसके वजह से आता है? ना लाल, वो तो 10वां क्लास के नॉलेज ले रहा हुआ, कोनो सिखा दिया होगा, कोनो बोल दिया होगा कि सूरज के प्रकाश में खड़ा हो जाओगे तब विटामिन डी मिलेगा, भरपूर भर पेट मिलेगा, समझ में आया? तो वो जो नॉलेज लेके आया है ना, उस नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। अब तुम इंटर क्लास में हो एकदम बढ़िया से, आप असल में किसके वजह से विटामिन डी आता है? सूरज के प्रकाश से नहीं, पराबैंगनी किरण से आता है। और वो भी कौन सा पराबैंगनी? कम एनर्जी वाला, समझ में आया? वो सब जगह आता है, लेकिन धूप में खड़ा होगे तो वो तुम्हारे शरीर पे पड़ेगा। अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग बात, गर्मी जो है वो भी प्रकाश से नहीं लगता है। अब तुमको लगता होगा, अब जैसे ये होता है बॉल जल रहा है तो इससे हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। जहाँ से लाइट बनना शुरू होता है वहाँ से ये सब चीज़ें बनना शुरू होती है, लेकिन उसमें से हमारे आँख के लिए है लाइट। हमारा आँख क्या है? एक मशीन है, डिवाइस। जैसे मोबाइल का बैटरी अगर चार्ज होगा तभी मोबाइल काम करेगा, तो मोबाइल के बैटरी को विद्युत ऊर्जा चाहिए तब जाके। बहुत अच्छा, हेंगा गिरा दे। अभी देख हम ठीक होता नहीं कि ना, अगर ना हो तो क्या तो तोड़ा के ले आ भी यहाँ सामने। देख गड़बड़ा गया क्या? फ्रेम ठीक है? कटा नहीं ना अगल बगल से है? तीर से देखबे तब बुझाई, खड़ा होके देख। ठीक बा नहीं नू? ठीक बा। का बीमारी हो? मिर्गी हो का? हमसे दूर हो जा। तो समस्या बा तो बताओ। हम बानी मास्टर, हमारे पापा बानी डॉक्टर, दोनों काम सब चीज। हाँ, अख्तियारपुर चौक पर देखिए। हाँ जी, यही जगह माँ वैष्णो क्लिनिक, माँ वैष्णो क्लिनिक सेंटर उधर है, अख्तियारपुर चौक। कोई भी प्रॉब्लम हो, नस का, हड्डी का, किसी भी तरह का समस्या हो, अवश्य जाए। इलाज तुम लोग के लिए फ्री में होगा, है ना? लेकिन तुम लोग के अगर मान लीजिए कि घर का ही कोई बीमार है तो उसका तो फ्री में नहीं होगा। समझ में आया? तुम लोग का अगर कुछ होगा तो इलाज। पहचानने का तरीका क्या है? अपना जाना देखना, माँ वैष्णो क्लिनिक होगा तो समझ लेना कि हाँ आप ही के बेटा कुंदन सन है क्या, बोलना। तब अगर कह दिए कि हाँ तो समझ लेना कि वही है। अरे आजकल का क्लिनिक तो ऐसा है कि जाके किसी भी क्लिनिक में कहोगे कि आप ही के बेटा कुंदन सन, हाँ है, आओ इलाज पहले करवाओ, ऐसा कंडीशन है। मंगनी में नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री है, ठीक है? मान लीजिए कि इसको मार दिए, नाच के गिर गया, तो इलाज तो मैं करवा ही दूंगा ना। इसीलिए मेरे को देखो क्या है कि मैं बिंदास मारता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बिंदास मारेंगे, किसी को कुछ हुआ भी तो मेरे को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं लगता है। इलाज कराते भी हैं। एक मारे थे, यहाँ का भौं फट गया था, इसका पूरा भौं से एकदम ऐसे फट गया, नया डिजाइन बन गया था। मेरा फटा नहीं है, मेरा ये बचपन से ही इसी टाइप का है, समझ में आया? इसी तरह का मेरा एक हाथ में भी समस्या है, लेकिन बचपन से ऐसा है। हाथ में ज़्यादा कुछ समस्या है, ऐसे में समझा कि विकलांग है, ठीक है? ठीक है। और ये चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं क्या बता रहा था तुम लोग को? हैं? लाइट बता रहे थे। लाइट से क्या होता है? गर्मी नहीं लगता है। किसी मशीन के बारे में बता रहे थे कि कोई भी मशीन को काम करने के लिए उसके हिसाब से उसको एनर्जी चाहिए।
जैसे मोबाइल को विद्युत ऊर्जा चाहिए तब मोबाइल काम करेगा। समझ में आया? अब जैसे हम लोग क्या है कि मोबाइल का बैटरी लो हो जाता है तो घर में क्या बोलते हैं जाके, तो ये अपन चार्जर हटा दे बढ़िया से, बुझले, हमारा भी चार्ज करेगा। जैसे हमारा भाई है तो उठा के हैंगा फेंक के अपन लगाओ नहीं, ठीक है, ऐसे होता है घर में है, मान लीजिए कि 2 भाई बहन ऐसे करके है तो होता है। तो मैं अपना चार्जर लगाता हूँ तो एक्चुअली ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अभी इसको विद्युत ऊर्जा देना है, तुम अपना ये भाई हटा दो, है ना, इस तरह से भाषा में नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में विद्युत ऊर्जा ही उसको मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो चार्ज होता है, चार्ज हो जाने के बाद फ़ोन हमारा चल पाता है। कोई भी चीज़ अगर वो मशीन है अगर, तो उससे चाहिए एनर्जी, तभी जा कर के वो ऑपरेट होगा। हम लोग का शरीर भी अगर एक मशीन मान लिया जाए तो हमारे लिए एनर्जी का स्रोत है खाना। खाना खाते हैं, अंदर भरपूर एनर्जी आ जाता है। समझ में आया? और उस एनर्जी की वजह से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बोल पाते हैं, मारा मारी, लाता लाती सब कुछ कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है कुछ नहीं हो पाएगा। बुझा गया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भर पेट एनर्जी भी रहेगा लेकिन कोनो काम करना नहीं चाहेगा। पूरा भर पेट एनर्जी है, पापा कह रहे हैं कि जो ना तनी काट दे गौर, अच्छा है जो मैंने खेत में चल जो, काहे के जाए, वो अपना एनर्जी पूरा पबजी गेम में लगाया हुआ है, पूरा एकदम हेने हेने गल, अरे का ऐसे ही। आपको अब यहाँ पे समझना है, मेरा ये जितना भी एग्जाम्पल है सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी डिवाइस विदाउट एनर्जी काम नहीं करता है। तो हमारे शरीर को अगर एक मशीन माना जा रहा है तो हमारा आँख भी एक मशीन ही है, डिवाइस ही है। इसे काम करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? प्रकाश। बिना प्रकाश के हमारा आँख काम नहीं करेगा। अब इसको तुम गर्मी दोगे तो देख लोगे का, अनहरिया में अगर देखना हो तो देखने का हीटर चालू करके देखेंगे, बोलो दिखेगा? गर्मी अगर लगे आँख को गर्मी दोगे तो आँख से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो प्रकाश की ज़रूरत होती है तभी जाकर के आँख काम करता है। तो उसी तरह से गामा किरण, एक्स किरण और ये जो किरणें हैं, तो ये जो अल्ट्रावायलेट है कम एनर्जी वाला, ये हमारे शरीर में विटामिन डी का विकास करता है, विटामिन डी बनाने लगता है, कम ऊर्जा। ये भी आता है सूरज से। समझ में आया? और अधिक ऊर्जा वाला उधर ही रोक लेता है। देखो कितना अच्छा बात है कि पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर हमारे लिए रक्षा कवच इसीलिए माना जाता है। कितना उसके अंदर, देखो उसके पास कोई दिमाग नहीं है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये हाई एनर्जी को रोक लिया है। अगर वो आ जाता तो पृथ्वी पर कोई बचता नहीं, ख़त्म हो जाता सब कुछ। लेकिन हाई एनर्जी रुका हुआ है उसके वजह से, और लो एनर्जी को जाने दे कि तेजेबे तो उकनी के फ़ायदा होई। हम लोग को फ़ायदा होता है, विटामिन डी मिलता है, ठंडी के मौसम में तनी कम मिलता है, गर्मी के मौसम में इतना भर पेट मिलता है, रास्ता में जा रहे थे इतना मिलता है कि मतलब आदमी कड़िया आ जाता है पूरा, ऐसा हो जाता है पूरा। दूसरा चीज़ लाइट से हम देखते हैं, पर इंफ्रारेड, देखो लाइट के ही बगल में ही दोनों है, ये तीनों आते हैं। इंफ्रारेड जो आता है औरक्त तरंग, ये दिखता नहीं है, फिर भी ये जब आता है हमारे प्रकाश के साथ आता है तो ये हमारे लिए गर्मी उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। समझ में? ये दिखाने का काम नहीं करता, तो ये एनर्जी अब वेस्ट कहाँ पे होगी? तो कोई भी एनर्जी जो है किसी भी जगह पर प्रायः ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। समझ में आया? तो हमारे शरीर में जो भी गर्मी का एहसास होता है धूप में खड़ा होकर के, एक्चुअल में लाइट से नहीं होता है, किससे होता है? इंफ्रारेड से, यानी औरक्त तरंग से। तो अब आप लोग को 3 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। पराबैंगनी का कम ऊर्जा वाला मान जो है वो विटामिन डी निर्माण करता है, प्रकाश से केवल देखने का कार्य होता है, और रक्त तरंग से ही हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। अभी भी अगर आपको गर्मी महसूस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं औरक्त तरंग ही है जो आपके शरीर पे पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। समझ में आया? इसके अलावा औरक्त तरंग के अलावा माइक्रोवेव भी गर्मी का कारण है। समझ में आया? इंफ्रारेड के अलावा माइक्रोवेव भी गर्मी पैदा करता है। माइक्रोवेव के लिए आप लोग देखे होंगे, माइक्रोवेव के बेसिस पे बहुत सारे डिवाइस बनाए जा रहे हैं आज के डेट में। जैसे आप कोई भी चूल्हा देख लीजिए आज के डेट में जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा, पहले हीटर आता था, अब इंडक्शन आ गया है। तो इंडक्शन में क्या है? इंडक्शन जो है, इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण। प्रेरण विधि द्वारा उसमें क्या होता है कि माइक्रो सूक्ष्म तरंग का निर्माण किया जाता है,
और खूब बढ़िया सिंगर कंपनी का एगो आ रहा है, बहुत बढ़िया चूल्हा जैसा, अंदर प्लेट रख दीजिए खाना, वो घूमने लगेगा और थोड़ा देर में खाना गर्म। तो वो घूम काहे रहा है, इसलिए घूम रहा है क्योंकि इधर से और इधर से माइक्रोवेव निकला और माइक्रोवेव खाना पे पड़ा और खाना जो है पड़ रहा है, तो ये अगर चारों तरफ नाचेगा तो माइक्रोवेव का सारा पार्ट जो है पूरा खाना पर जब पड़ जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये जो माइक्रोवेव से खाना गर्म करने वाला चीज़ है, इससे बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, और हीटर वाला नुकसान कर सकता है लेकिन ये नुकसान नहीं करता है, और माइक्रोवेव से भी खाना बनता है। आज के डेट में बहुत सारे मशीन बन रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जितने भी चीज़ हैं ये विशेष प्रकार के कण से बने होते हैं, और उस कण को हम लोग कहते हैं फोटोन कण। विशेष प्रकार का कण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फोटोन कण जिसमें बोला जाता है, कहने के लिए नाम है कण, कण जैसा बिहेव करता है, ये कण जैसा बिहेव करता है। जैसे आइंस्टीन ने पहली बार जब ये बताया कि किसी धातु पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई एनर्जी वाला दे रहे हो, हाई एनर्जी का दोगे, तो वो क्या करेगा कि उस धातु में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बाहर निकाल देता है, हिट करके बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकाल देगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। जैसे सोलर प्लेट देखे होंगे, सूरज का प्रकाश आता है, सोलर पे पड़ता है, सोलर पे जब पड़ता है तो सोलर के अंदर जो चांदी का या सिलिकॉन का जो प्लेट लगा हुआ है उसमें के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी अब आप सोचिए कि कोई कण ही कण को धक्का दे सकता है, तो लाइट कभी कभी कैसा बिहेव करता है, कण के जैसा बिहेव करता है। तो ये सब कण के जैसा बिहेव करते हैं, तो उन्हीं के कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन कण। और फोटोन शब्द जो यूज किया जाता है उनकी ऊर्जा के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? ऐसे हम फोटोन कण नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर फोटोन भी बोलते हैं तो समझ लेना कि फोटोन कण की ही बात हो रही है। तो यहाँ तो दो गो ऑप्शन दे दिया है। अब फोटोन और फोटोन कण में हम क्या फ़र्क कर पा रहे हैं कि फोटोन हमारा क्या है, एनर्जी है उस कण का, और फोटोन कण क्या है, उस कण को ही एक्चुअल में बोला जा रहा है। बात बुझाया? हाँ। अब इसमें बोल रहा है, अब फोटोन कण और फोटोन ये दोनों को बोला जा रहा है, तो फोटोन कण बोला गया, अब फोटोन बोला गया, तो ये तो एनर्जी हो गया, और ये डायरेक्ट जिसमें ये एनर्जी है उसको हम फोटोन कण बोल रहे हैं। ये बात बुझा रहा है? इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। समझ में आया? तो फोटोन तो ऊर्जा है, तो इसमें आवेश का बातें नहीं होगा। ठीक है? तो फोटोन कण ना तो इसमें द्रव्यमान होता है, और दूसरी बात कि जिसमें द्रव्यमान नहीं हो उसमें उसमें आवेश भी नहीं होता है। तो इसका द्रव्यमान बिल्कुल जीरो होता है, इसीलिए इसमें आवेश का भी मान क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर हो जाएगा फोटोन कण। सवाल में आपको यही ना पूछ रहा था कि इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब किस पर आवेश नहीं है, तो किस पर आवेश नहीं है, फोटोन पर। अगर मान के चलो कि फोटोन कण और फोटोन में से कोई एक हटा दिया तो आंसर फोटोन हो जाएगा। समझ में आया? याद रखना, दोनों डाल दे तो याद रखना क्या लिखेंगे, फोटोन कण। जो किरण बताए हैं वो सातों प्रकार के किरण सूर्य से निकलता है? जो 7 प्रकार के किरण बताए हैं ना, सातों नहीं निकलता है। 3 होता है। अब सब जाके हम थोड़ी देख ले बने। हाँ, तो मतलब कि देखिए कि पता चलता है क्या? नहीं, देख के पता नहीं किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, तुम जो सवाल पूछी हो इसका जवाब आगे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मैं इतना बता सकता हूँ कि सभी नहीं आते हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि ये किरणें पहले बनती कैसे हैं ये तुमको जानना होगा। तुमको अगर ये पूछ दिया जाए कि गामा किरण कैसे बनता है, कैसे जनरेट किया जाता है, तो गामा कण हो या फिर एक्स किरण हो या प्रकाश हो, ये सब चीज़ बनते कैसे हैं, अगर ये तुम जान गए तो तुमको पता चल जाएगा कि सूर्य से आखिर कौन कौन सा किरण आ सकता है, सूर्य में जो भी क्रियाएं होती हैं उस दौरान उसमें से क्या क्या बनता होगा, ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो ये कैसे बनता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बता देते हैं कि कोई भी चार्ज अगर त्वरित हो, एक्सीलरेट करे, तभी जाकर के ये सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है? आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का चैप्टर है वो। आइए, हाई पी साइन थीटा, ये अच्छी तरह याद होगा। पी साइन थीटा वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई को कहा जाता है, पी साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ई, ऑप्शन नंबर डी। फिर सवाल है
कि ई और पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। हाँ, ई और पी को मिलाने वाली, ई और पी को मिलाने वाली, ई मतलब माइनस चार्ज, पी मतलब प्लस चार्ज, ई और पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा के दिशा में होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है? तो इससे निकला और गया किस में? माइनस में। तो दिशा पी से ई की ओर, पी से ई की ओर। खोजो कौन सा ऑप्शन? तो पी से तो नहीं लिखा है लेकिन ई की ओर तो लिखा है। तो आंसर हो जाएगा ए। बुझाया? नहीं बुझाया तो भी कोई बात नहीं, समझा दिए हम लेकिन। ठीक है, आगे। विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो क्या बोला है? विद्युतीय द्विध्रुव। तब विद्युतीय द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव बना लिए, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू चार्ज दे दिए। निरक्षीय स्थिति मतलब ऐसे लंबवत ओ से रेखा खींच दिए। में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर पी के अपोजिट होता है। पी के अपोजिट, और पी की दिशा किधर होती है? वेक्टर पी का माइनस से प्लस की ओर इधर होता है। तो इसका मतलब ई किधर होगा? इधर। समझ में आया? ये हम बता चुके हैं कि इसके उल्टा होता है वेक्टर पी के। अब ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्षीय स्थिति में किधर होता है? तो माइनस की ओर होता है। समझ में आया? क्योंकि पी तो इधर है, माइनस से प्लस की ओर पी है, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी माइनस की ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आंसर हो जाएगा माइनस की ओर। द्विध्रुव के समांतर भी होता है, समांतर तो दोनों में होता है लेकिन माइनस की ओर होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये देखो, एक वर्ग के चारों कोनों पर बराबर परिमाण के समान आवेश रखे गए हैं तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग के चारों कोनों पर, तो वर्ग के 4 गो ही कोना है, और चारों कोनों पर बराबर परिमाण के समान आवेश रखे गए हैं। तो समान आवेश रख दो, जैसे क्यू क्यू रख दिए। तो वर्ग के केंद्र पर, यहाँ केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान के चलो यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दिए, यही ना जितना बल अनुभव करता है। तो हाई वाला धक्का इधर देगा, ये वाला धक्का इधर देगा, ये वाला इधर धकेलेगा, तो जाएगा किधर? कहीं नहीं जाएगा। तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 यानी 0। ऑप्शन नंबर ए। बुझा रहा है? नेक्स्ट, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक बताओ। वोल्ट मीटर होता है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक, वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ। न्यूटन प्रति कूलम। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 नंबर का क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ये वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। Q का फॉर्मूला IT होता है। IT ये 2L है। I के लिए I लिखेंगे, T के लिए कैपिटल T, और लंबाई के लिए L। तो ITL। ITL खोजो किस में है? ITL, ITL। C नंबर, आंसर C। 9 का C हो जाएगा। एक स्टैट कूलम, 1 कूलम बराबर बताए थे कि 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है, और ESU को ही स्टैट कूलम कहा जाता है। तो ESU इधर चला जाएगा, तो एक ESU बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 × 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा, तो 1/3 × 10 के पावर क्या होगा? -9। आंसर हो जाएगा डी। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक ये बताए थे 4.78 × 10 के पावर -10। ऑप्शन नंबर ए। कूलम आवेश, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10 के पावर 18। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर, यदि किसी वस्तु के वेग का मान तिगुना, वेग का मान तिगुना कर दो, 4 गुना कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आवेश पर, इसलिए आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। ऑप्शन सी। फिर सवाल है, किसी धातु के गोले से 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जिससे निकालोगे वो धनावेशित हो जाएगा।
तो धनावेशित होगा तो पहल का बात कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा। कहाँ है माइनस? बी नहीं होगा। यही तीनों में से कौन होगा? गोले पर आवेश कितना होगा? तो आवेश का फॉर्मूला निकालने के लिए क्यू बराबर फॉर्मूला था एन ई। एन का मान है 10 के पावर 15 और ई का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो 1.6 है ना, और 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? 4। अगर हम इसको 16 लिख दें तो 10 के पावर हो जाएगा -5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनावेशित होगा और ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं जिसमें 16 से भाग लग जाए वो होगा, नहीं लगे नहीं होगा? 16 दूना 32, 16 चौका 64, भाग नहीं लगेगा। आंसर सी। समझ में आ गया? हाँ, अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, 16 मतलब 1.6। बुझा गया? ऑप्शन सी। सबसे छोटा आवेश बताए थे। हाँ, आवेश की न्यूनतम मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो आंसर बी। आई बताओ इसका मतलब बताओ सब। Q1 गुना Q2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा +1 +2 +3 सब चीज़ प्लस। जब दो गो चार्ज एक ही चिन्ह के साथ हो, माइनस माइनस हो और नहीं तो प्लस प्लस हो, तभी गुना करने पर 0 से बड़ा आएगा। समझ में आया? तो सोचो कि गुना करने पर अगर 0 से बड़ा लाना है तो दोनों एक जैसा आवेश होना चाहिए, और एक जैसे आवेश में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? तो आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण, बी। क्वेश्चन नंबर, आवेश का मूल पहचान प्रतिकर्षण, बी हो जाएगा। जल का परावैद्युतांक 81, डी आंसर। दो आवेश के बीच लगने वाला बल F बराबर R के पावर n, तो आंसर क्या होगा? -2। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिए और उसके बीच लगने वाला बल, तो आधा करोगे तो R/2 होगा, R/2 का स्क्वायर होगा तो R/4, 4 ऊपर गया तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो आंसर हो जाएगा ए। यदि प्रत्येक आवेश के मान को दोगुना, प्रत्येक आवेश मतलब आवेश दूगो होगा, तो 2Q1 2Q1 तो 4 हो गया। बीच की दूरी को आधा, तो फिर R/2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 हो गया, तो 4 ऊपर गया तो 4 का क्या हो गया? 16। तब बल कितना हो जाएगा? 16F। समझ में आया? आंसर डी। फिर 23 नंबर, किसी विद्युत रोधी मतलब कुचालक पदार्थ माध्यम का परावैद्युतांक K का मान क्या होगा? तो आप हमें बताइए, परावैद्युतांक जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? एक वाला क्या कहलाता है? निर्वात। ओकरा बाद वायु, ओकरा बाद बीच के जितना पदार्थ है वो सब रहेगा, और लास्ट में आपका क्या होता है? धातु। तो धातु से पहले तो अधातु ही आता होगा, तो धातु का अनंत होता है। तो इसका मतलब सारे वैल्यू अनंत और 1 के बीच में होंगे। तो अनंत और 1 के बीच में कौन सा नंबर है? इसमें केवल 4 है। ये तो 1 से पीछे है, आई तो माइनस है, ये कबो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, बी। एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 समान आवेश रखे गए हैं। प्रत्येक आवेश द्वारा अनुभव बल। एक समबाहु त्रिभुज है, सब पर समान आवेश जैसे Q रख दिया गया, और उसके बाद ये कह रहा है कि इसके कहाँ पर किसी एक आवेश पर कितना बल अनुभव होगा। तो ये वाला इसको धक्का देगा इधर F बल से, ये वाला भी धक्का देगा कितना बल से? F ही बल से। तो इनका परिणामी बीचे में ना आएगा F नेट। अब बताओ इसका परिणामी निकालना है, तो हई कौन 60 डिग्री, तो हईयो क्या होगा? 60 डिग्री। अब आप पढ़े हो A² + B² + 2AB cos थीटा, तो ये भी क्या होगा? F² फिर प्लस F² फिर +2 F1 × F2 करेंगे तो F² ही आएगा। अब cos 60 का मान क्या होता है? 1/2, तो 2 क्या हो गया? कट गया। कै गो F² आया? 3 गो। 3 का वर्गमूल नहीं निकला तो √3, F का वर्ग निकल गया तो F लिखाएगा। और फॉर्मूला F का क्या होगा? Q1 × Q2, दोनों तो बराबर है, तो Q² अब बटा में R², तो √3 KQ²/R²। कैंसर हो जाएगा? सी। ये बता चुके हैं। गॉस के प्रमेय से क्या निकलता है? विद्युत फ्लक्स। आंसर सी हो जाएगा। भाई बताओ, यदि भुजा एक के किसी घन के एक कोने पर बिंदु आवेश Q रखा जाए तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? ये बता चुके हैं, Q/8 ε0। याद आया?
Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये बता चुके हैं। आंसर बी। 27 नंबर, एक आवेशित गोले के भीतर, आपको बोले थे एक गोला हो, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन विभव का मान नियत होता है। तब विभव नियत कहाँ लिखा हुआ है? विभव नियत देखो यहाँ है, और तीव्रता क्या होता है? शून्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 27 का बी। ये बताओ अनंत लंबाई के आवेशित चालक का बताए थे, लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सिद्ध करवाए हैं बी। 29, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने से आवेश कहाँ वितरित होगा? आए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चालक नहीं है, क्या है? अचालक। अचालक पर आवेश दे दोगे, जहाँ दोगे वही जगह बैठ जाएगा, वो फैलेगा थोड़ी, तो इसलिए वितरण तो होगा ही नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। आंसर ए। गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम कौन है? ये वाला। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। आंसर ए हो जाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या रिलेशन होगा? हाँ, आपको बताए थे इसका फॉर्मूला कि 2kp/r, यही ना होता है? तो 2k, नहीं, एक मिनट, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है 2kp/r क्यू होता है। तो रिलेशन किससे होगा? आर क्यू से ना। तो आंसर हो जाएगा डी। हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है? E बराबर 2kp है ना, आप बटा में क्या लिखवाए हैं? तो अक्षीय के लिए आर क्यू लिखवाए हैं ना जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। मुझे लगता है कि आंसर की में ये मिस्टेक हो गया है, आंसर डी होगा। जो आंसर की भेजे हुए हैं उसमें बी मरा गया होगा। हाँ, डी होगा, डी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं ये निकलवा चुके हैं, बी होगा इसका। हाँ, इसके बाद देखिए, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने से उस पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी? घटती है। जब एक बूंद को आवेशित कीजिएगा तो उस सिकुड़ेगा नहीं, और क्या होगा? फैलेगा। तो प्रवृत्ति उसकी क्या होगी? सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटेगी। समझ में आया? असल में तो वो फैलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटती है। हो गया क्लियर? बस आज इतना ही।